अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमज़ा ख़ान है और मैं MIBF का स्टूडेंट हूँ। रिसेंटली मास्टर्स कर रहा हूँ इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस में। आज का मेरा टॉपिक है ब्रांच बैंकिंग। बेसिकली हम जब ब्रांच जाते हैं तो हमारे इसमें डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, लाइक कैश डिपॉजिट करने जाते हैं, कभी पैसे जमा करवाने, कैश विदड्रॉ, कभी पैसे निकालने होते हैं, डिफरेंट फीसेस जमा करानी होती हैं, अपने बिल जमा कराने होते हैं, रेमिटेंस होते हैं। मतलब पैसे हमें निकालने हैं एक जगह से दूसरी जगह, फॉरेन रेमिटेंस हो गए, बाहर भिजवाने हैं या बाहर से मंगवाने हैं। अकाउंट मेंटेनेंस के लिए जाते हैं, KYC के लिए हमें बुलाया जाता है, चेक बुक्स के लिए जाते हैं, लोन लेना होगा तो जाएंगे हम, ट्रेड के लिए जाते हैं, कोई सामान मंगाना हो, कोई सामान भिजवाना हो। तो ये डिफरेंट होते हैं। इसमें कस्टमर का और बैंक का रिलेशन क्या होता है, अब आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो बेसिकली सबसे पहले किसी भी कस्टमर के साथ रिलेशन में आने के लिए आपको ज़रूरी है कि उसकी KYC करें। KYC होता है नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर के बारे में जानना कि भाई उसके पास सोर्स ऑफ फंड क्या है, वो किस तरह का अकाउंट खुलवाने आया है, कि बिज़नेस अकाउंट है, बिज़नेस अकाउंट की क्या वैल्यू होनी चाहिए, कितना अमाउंट होना चाहिए। सैलरी पर्सन है तो उसका आप एविडेंस देखेंगे कि उसके पास सैलरी स्लिप है, शो करे, आपको NIC शो करे वैलिड। सारे डॉक्यूमेंटेशन आने के बाद आप उस डॉक्यूमेंटेशन को सेव रखेंगे, किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 33 ए बैंक ऑर्डिनेंस 1962 के तहत किसी के साथ आप उसको शेयर नहीं करेंगे। लेकिन फोर्सेस जो हैं हमारी, जैसे FIA ऑर्डिनेंस है 1949 के तहत, आप सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर फोर्सेस के साथ उसको शेयर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली KYC की जाती है। KYC करना बहुत ज़रूरी है और ये AML CFT की R1 रेगुलेशंस में भी है। ये थी डिफरेंट सेक्शन रिगार्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप। और इसमें डिफरेंट रिलेशंस होते हैं, लाइक आप पैसे जमा करवाने गए, अब आपके पास से पैसा चला गया, बैंक के पास आ गया, तो यहाँ डेप्टर और क्रेडिटर का रिश्ता रिश्ता होगा, जो रिलेशन होगा। क्योंकि आपके पास से पैसा चला गया और उसके पास आ गया, यानी आपने डेबिट कर दिया, वहाँ क्रेडिट हो गया। आप कोई लोन लेने गए तो यहाँ जो रिलेशन होगा मॉर्गेजी और मॉर्गेजर का होगा। आपने हाउस फाइनेंसिंग करवानी है तो उसमें कोई सिक्योरिटी भी रखवाई जाती है। अब वो सिक्योरिटी दो तरह की होती है, जनरल सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी। जनरल सिक्योरिटी होती है कि आपने वो कोई चीज़ ख़रीदी, कोई घर ख़रीदा और उसकी के कागजात आपने रखवा दिए, जनरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी ये होती है कि आपने उतनी ही मालिकियत के दूसरे कागजात रखवाए। ये तो यहाँ जो रिलेशन होगा बैंक और कस्टमर का, वो मॉर्गेजी और मॉर्गेजर का होगा। ट्रस्टी और बेनिफिशरी, अब सपोज़ कोई ब्रांच आया कस्टमर, ठीक है, अपने कोई डॉक्यूमेंटेशन भूल गया तो आपने उसको वापस करे, तो यहाँ जो आपका रिलेशन होगा ट्रस्टी और बेनिफिशरी का होगा। बैंक जो है ट्रस्टी है, आप जो बेनिफिशरी हो गए। आपने फ़ीस जमा करवानी है, आपने अपने बिल जमा करवाने हैं, तो कस्टमर और बैंक का जो रिलेशन होगा यहाँ एजेंट और प्रिंसिपल का होगा। बैंक जो होगा एज अ एजेंट आपकी फ़ीस जमा कराएगा और आप प्रिंसिपल होंगे। इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं, लाइक करंट अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट होगा, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हो गया, डॉर्मेंट और डिजीज़ हो गया। बेसिक जो है वो करंट और सेविंग अकाउंट है। तो मैं इस्लामिक बैंक एज अ इस्लामिक बैंकिंग के बारे में जो पढ़ रहा हूँ एज अ इस्लामिक बैंकर, तो मैं आपको इस्लामिक बैंकिंग के बारे में ही बताऊंगा, जो करंट और सेविंग अकाउंट है। करंट अकाउंट जो है कर्ज़ की बुनियाद पे होता है, जिस तरह से कुल्लु कर्ज़िन जर्र मनफ़अत फ़हुव्व रिबा, हर वो कर्ज़ जो अपने साथ नफ़ा लाए वो सूद है। तो इस्लामिक बैंक जो है करंट अकाउंट पे सेविंग वो प्रॉफिट नहीं देता। इसी तरह कोई फैसिलिटी दे सकता है, जैसे उसने डेबिट कार्ड दिया, वरना आप पैसे किस तरह निकालेंगे, चेक बुक दे दी तो, ताकि आप अपने अमाउंट को निकाल सकें। और जब आपका ये कर्ज़ की बुनियाद पे होता है तो ये मुंतकिल हो जाता है, मतलब बैंक की प्रॉपर्टी में आ जाता है एक तरह से। तो इसकी जो बैंक की इक्विटी बन जाता है, तो बैंक इसको अपने नफ़ा बख्श कामों में यूज़ कर सकता है। सेविंग अकाउंट जो है मुजारबत की बुनियाद पे होता है इस्लामिक बैंक में। मुदारबत की बुनियाद पे ये होता है कि जिसने अपना पैसा दिया है वो रब्बुल माल होता है और जिसको दे दिया गया है वो मुदारिब होता है। तो उसको पूल मैनेजमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है, मतलब एक पूल बनता है, वहाँ सबका पैसा होता है। मतलब एक इस तरह से पूल है कि भाई एक का पैसा 5 साल के लिए डिपॉजिट है और एक का 3 साल के लिए। एक के सेविंग अकाउंट में 20,000 रुपये हैं और एक के सेविंग अकाउंट में 30,000 रुपये। तो वेटेज कैलकुलेट की जाती है, तो उस अमाउंट को वेटेज से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो आपके पास नेट प्रॉफिट निकल जाता है। टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नेट प्रॉफिट, तो फिर आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये फिक्स और डिपॉजिट और फिक्स्ड और सेविंग अकाउंट में सेम ही होता है। डॉर्मेंट का मतलब है स्लीपिंग और इनएक्टिव, जो अकाउंट 1 साल तक यूज़ ना हुआ हो, कोई ट्रांजेक्शन ना हुआ, तो उसको डॉर्मेंट लिस्ट मार्क कर दिया जाता है। इसकी KYC की जाती है, एक मेल की जाती है कि भैया आपका ये अकाउंट इतने टाइम पीरियड से यूज़ नहीं हुआ है, तो इसको हमने मार्केट डॉर्मेंट कर दिया है। तो फिर KYC करवा लेगा कस्टमर, उसके बाद ये हटा दिया जाता है डॉर्मेंट से। डॉर्मेंट जब होता है
तो उसमें ये होता है कि बेसिकली आप कैश जो है डिपॉजिट करा सकते हो, विड्रॉ नहीं करा सकते। डिजीज़ अकाउंट जो होता है बेसिकली ऐसा होता है कि कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, इस तरह के भी होता है। और इस तरह भी होता है कि किसी का इंतकाल हो गया है और उसके अकाउंट से पैसे निकालने हैं, तो उसको डिजीज़ मार्क कर दिया जाता है। उसके वारिस उसके वारिस जब उस अकाउंट से पैसा निकालना चाहते हैं तो वो क्या कहते हैं अपना कोर्ट से जाके सर्टिफिकेट बनवाते हैं, उसके बाद जिस अकाउंट से पैसा निकाला जाता है। अलबत्ता उसमें विड्रॉ करना मुमकिन नहीं होता, डिपॉजिट हो सकता है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक होते हैं। बैरर चेक होता है, बैरर चेक आप कैश काउंटर से कैश करा सकते हो और अकाउंट में भी हो सकता है। तो ये एक तरह से ओपन चेक होता है। ऑर्डर चेक भी इसी तरह का होता है, लेकिन इसमें ये होता है कि आप इंडोर्स कर सकते हो, आगे किसी को दे सकते हो। इसमें बैरर का निशान कटा हुआ होता है जो सामने चेक के लिखा हुआ होता है, और ये ऑर्डर किया जाता है कि जिसका नाम उधर लिखा हुआ होगा पे टू हमजा खान, तो उसको ही देगा वो। अब स्टील चेक ये होता है कि जो स्टील चेक मतलब ऐसा चेक है जो 6 महीने पहले का था, और अब वो कैश काउंटर से ना कैश होगा ना ही वो डिपॉजिट हो सकता है। क्रॉस चेक होता है, बेसिकली 2 लाइनें लगी होती हैं इसमें। जनरल क्रॉसिंग है, स्पेशल क्रॉसिंग है। जनरल क्रॉसिंग ऐसी है, आपने 2 लाइन लगाई, बीच में लगाई और किसी का नाम लिख दिया। स्पेशल क्रॉसिंग ये है कि किसी का नाम क्रॉसिंग लगा के आपने स्पेशल क्रॉसिंग एचबीएल का नाम लिख दिया। अभी एचबीएल की इसी ब्रांच में होगा और जिसका नाम लिखा गया है पे2 में उसी का। रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली इसको डिवाइड किया गया है बैंक ने। एक होता है बैंक असेसमेंट और कस्टमर असेसमेंट। बैंक असेसमेंट बेसिक बैंक ने जो है कुछ अकाउंट जो है हाई रिस्क मार्क किए हुए हैं, जैसे एनजीओ अकाउंट हो गया, एनजीओज हो गई, माइनर अकाउंट हो गया, बिजनेस अकाउंट जो होता है। कस्टमर असेसमेंट क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट हाई रिस्क किए हुए हैं कुछ, जैसे पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन हो गया, हाई ग्रेड ऑफिसर हो गया, 21 ग्रेड के ऑफिसर, ट्रैवल एजेंट्स हो गए, ज्वेलर्स हो गए, तो इनको हाई रिस्क मार्क किया जाता है। तो इनकी केवाईसी ईयरली की जाती है। हाई रिस्क जो मार्क किए जाएंगे उनकी केवाईसी ईयरली होगी। अब बैंक के 3 लाइन ऑफ डिफेंस है, लाइक ऑपरेशंस हो गए आपके, डिफरेंट ऑपरेशंस में अकाउंट ओपनिंग किस तरह से करनी है, किस तरह नहीं करनी, केवाईसी करनी है। और लाइन ऑफ डिफेंस सेकंड हमारा एचआर कंप्लायंस हो गया। एचआर का काम होता है कि जिस पोस्ट के लिए बंदा हायर करना है वो एलिजिबल हो, उसके लिए कंप्लायंस इस सारे प्रोसेस को देखता है कि एसबीपी की तरफ से जो रूल आ रहा है वो फॉलो कर रहा है या बैंक नहीं करना। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस हमारा इंटरनल ऑडिट होता है, वो सब सारी चीज़ें फॉलो करता है कि हमारा बैंक जो है उसका एचआर सही चल रहा है, कंप्लायंस सही चल रहा है, ऑपरेशंस ओवरऑल देखता है। तो ये हमारी आज की प्रेजेंटेशन थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।